हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा, जहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 11 की तैयारी केमिस्ट्री के साथ। आज है लेक्चर नंबर 1 और हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर जो कि है थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स का आज होगा लेक्चर नंबर 1। तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने ऑलरेडी 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पहला मूल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर, फिर पीरियोडिसिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स के बारे में हम लोग पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, चलो। थर्मोडाइनमिक्स मेनली थर्मोडाइनमिक्स यहाँ पे तुम नाम से ही समझ सकते हो, थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, यहाँ पे तुम नाम से ही समझ सकते हो कि ये थर्मो मतलब हीट, ठीक है, इससे डील करता है। हीट, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों से डील करता है थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, और डायनेमिक्स मतलब हीट का मेजरमेंट एज इट इज फ्लोइंग। ठीक है, मतलब हीट स्टैटिक वे में नहीं, इन द फ्लोइंग स्टेट में उसका अगर हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो इसको ही हम लोग बोलेंगे थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, तो थर्मोडाइनमिक्स का जो चैप्टर होगा, तो ये जो आज का लेक्चर नंबर 1 होगा ना, इसमें सिर्फ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे। सम बेसिक जो डेफिनेशंस होगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर लेसन जो लेक्चर 2 होगा उसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ वगैरह। ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, जीरोथ लॉ। ठीक है, लेसन 3 में हम लोग थोड़ा इनमें से ही हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। लेसन 3 में भी न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड देन लेफ्ट अगर कुछ बाकी रहता है तो लेसन 4 में जाएंगे या फिर लेसन 3 में हम लोग खत्म कर देंगे। तो ये जो लेसन 1 होगा मतलब लेक्चर नंबर 1 होगा, ये हम लोगों का सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो थर्मोडाइनेमिक्स से रिलेटेड। ठीक है, थर्मोडाइनेमिक्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें वो सब जो टर्म्स है, जो डेफिनेशंस है, उसको समझना होगा, उससे हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग चलो शुरू करते हैं। पहला क्या है? पहला है सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ठीक है, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो मतलब सिस्टम और सराउंडिंग्स क्या होता है? सिस्टम होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स chosen for the thermodynamic consideration is called the system. The part of the universe chosen for thermodynamic consideration. ठीक है, thermodynamic consideration मतलब इसका मतलब क्या है? सपोज तुम एक केमिकल रिएक्शन कर रहे हो। ठीक है, सपोज तुम एक केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, एक बीकर ले लिया, उसमें थोड़ा 2-3 केमिकल्स दे दिया, उसमें और 2-3 केमिकल्स दे दिया। ठीक है, तो ये जो बीकर बन गया ना, ये जो बीकर है, और सपोज उसको तुम हीट भी दे रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो, तो ये जो बीकर हो गया ना, ये बन गया तुम्हारा सिस्टम। ठीक है, ये बीकर बन गया तुम्हारा सिस्टम, विच इज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स विद बाउंड्री सरफेस। तो ये बीकर का जो वाल बन गया, ये बन गया तुम्हारा बाउंड्री सरफेस। ठीक है, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स आउटसाइड द बाउंड्री सिस्टम, मतलब आउटसाइड जो बाहर का जो जितना भी पार्ट है, वो क्या बन गया? तुम्हारा सराउंडिंग। ठीक है, हम लोगों को जानना होगा कि कहाँ पे वो थर्मोडाइनमिक रिएक्शन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। लाइक सपोज तुम साइड बाय साइड अगर 2 बीकर में 2 केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन, ये 1 नंबर बीकर, ये 2 नंबर बीकर। सपोज हम लोग अगर 1 नंबर बीकर को कंसीडर करेंगे तो ये बन गया सिस्टम। ठीक है, ये बन गया सिस्टम। एंड ये जो बाकी का जो भी चीज होगा, इंक्लूडिंग जो 2 नंबर बीकर होगा, मतलब 1 नंबर को छोड़ के जो कुछ भी होगा, 2 नंबर बीकर या फिर अगर 10-12 और रिएक्शन चल रहे हैं, तो वो सभी क्या हो जाएगा? सराउंडिंग्स का पार्ट हो जाएगा, वो सिस्टम का पार्ट नहीं रहेगा। ठीक है, और अगर सपोज 2 नंबर को कंसीडर कर रहे हो तो 1 नंबर सराउंडिंग्स में चला जाएगा, बाकी सब कुछ सराउंडिंग में चला जाएगा, सिर्फ 2 नंबर क्या बन जाएगा? सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ये सिर्फ छोटा छोटा टॉपिक्स है, अगर इनमें से क्वेश्चन आ भी जाता है तो डेफिनेशंस का ही आएगा, इतना कुछ हार्ड क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता। नेक्स्ट हो गया टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम तो हमें समझ आ गया कि सिस्टम कैसा होता है। एक होता है टाइप्स ऑफ सिस्टम, यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो टाइप्स ऑफ सिस्टम एक्चुअली 3 काइंड्स होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम आर देयर। ठीक है, नंबर 1 इज, यहाँ पे हम लोगों ने लिख रखा है, नंबर 1 इज ओपन सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम क्या होता है? इफ ए सिस्टम कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग्स। ठीक है, बोथ एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने दिया हुआ है वेपराइजेशन ऑफ वाटर इन अ बीकर। क्या बोला है, सपोज यहाँ पे हम लोगों ने एक हीट सोर्स रखा है और यहाँ पे एक बीकर है या कुछ भी वेसल है, और यहाँ पे क्या होता है H2O है, वाटर है, ठीक है। अब वाटर में क्या हो रहा है, हीट तो जा रहा है वाटर का। पहले अगर सपोज मतलब हम लोगों ने वो बंसन बर्नर या फिर कुछ भी बर्नर हम लोगों ने जलाया नहीं था, तब उसमें वाटर में ज़्यादा एक्स्ट्रा हीट तो नहीं था, सिर्फ उसका इनहेरेंट जो कुछ मतलब जो रूम टेम्परेचर उसका हीट होगा वही होगा। लेकिन जब जब हम लोगों ने बर्नर जला दिया तो क्या हो रहा है, वहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे कोल्ड से ये बन जाएगा, उसका टेम्परेचर थोड़ा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। टेम्परेचर राइज हो रहा है मतलब एनर्जी राइज हो रहा है। एंड ऐसे राइज होते 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 ये सपोज 100 डिग्री में पहुंच गया और ये क्या हो गया, बॉइलिंग होना शुरू कर दिया। बॉइलिंग होते 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 हो गया। इसको अगर तुम बहुत लंबे टाइम तक चला के मतलब इस प्रोसेस को चलाते रहो, ठीक है, तो बॉयल होते होते क्या हो जाएगा, सब वेपर वेपर बन के क्या देखोगे, तुम्हारा पानी सपोज आधा हो गया, जितना दिया था तुमसे उससे आधा हो गया, ठीक है। तो ओपन सिस्टम में क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है मतलब एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, एंड मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है। मैटर एक्सचेंज मतलब ये जो वाटर का क्वांटिटी जो था, वाटर का जो वॉल्यूम था, ये क्या हो गया, ये कम हो गया। क्यों, वहाँ पे मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग्स के साथ। ये जो वेपर बन के हवा में निकल गया ना, ये जो वेपर बन के हवा में निकल गया, या कहाँ पे निकल गया, सराउंडिंग्स में निकल गया, ठीक है, सराउंडिंग्स में निकल गया। सिस्टम में क्या बचा, ये जो सिस्टम था, ये जो ओपन सिस्टम है, सिस्टम में जितना जितना H2O रहना चाहिए उससे सपोज आधा हो गया, तो क्या हो गया, मतलब सराउंडिंग्स के साथ मैटर भी एक्सचेंज हो गया और एनर्जी तो एक्सचेंज हो ही रहा था, ठीक है। तो ये बन गया हम लोगों का ओपन सिस्टम। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम तुमको पता होगा क्या होता है, ओपन का ही ऑपोजिट है। यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज सिर्फ ओनली एनर्जी एंड नो मैटर, नॉट मैटर, ठीक है, मतलब मैटर एक्सचेंज नहीं होता। सपोज हीटिंग ऑफ वाटर इन ए क्लोज बीकर, सपोज सेम हम लोग यहाँ पे हीट कर रहे हैं, एक बीकर ले लिया और उसके ऊपर एक ढकना लगा दिया, ठीक है, नीचे वाटर है, यहाँ पे क्या है, वाटर है, H2O है, ठीक है। ये H2O अगर हीट हो रहा है तो ऑब्वियसली एनर्जी तो एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी तो एक्सचेंज होगा। क्यों, पहले वो रूम टेम्परेचर में रहेगा, जब भी हीट सोर्स मिलेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मतलब एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वेपर अगर हो भी गया ना, तो वेपर कहाँ पे ट्रैप हो जाएगा, यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा। जो वेपर बनेगा वो ऊपर जो जिस चीज से हम लोग उसको ढक के रखे हैं वो उसमें वो ट्रैप हो जाएगा, वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाएगा। जब भी अगर तुम भी प्रैक्टिकली इसको देखना चाहोगे, तो अगर तुम एक बीकर में वाटर को हीट कर रहे हो या फिर कुछ भी वेसल में वाटर के हीट कर रहे हो, ऊपर ढकनी दे के रखो, तो क्या हो गया, तो जो वेपर फॉर्म होगा वो ऊपर ही लग जाएगा, चिपक चिपक के रहेगा वाटर ड्रॉपलेट्स के जैसे, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स के जैसे। तुम भी प्रैक्टिकली इसको करके देख सकते हो, ऊपर ढकने में वो वाटर ड्रॉपलेट्स के जैसे चिपक के रहेगा। तो ये बन गया क्लोज सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हम लोगों का आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, कैन एक्सचेंज नाइदर एनर्जी नॉर मैटर, मतलब ना एनर्जी एक्सचेंज होगा ना ही मैटर एक्सचेंज होगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है वाटर इन ए इंसुलेटेड वेसल और ए थर्मोस फ्लास्क। थर्मोस फ्लास्क में क्या होता है, एक ऐसा वॉल रहता है, ठीक है, और उसके ऊपर और एक वॉल रहता है, ठीक है, उसके ऊपर भी और एक वॉल रहता है। किसी किसी में तो 2-3 लेयर होता है, डबल वॉल नहीं, 2-3 लेयर होता है। क्या होता है, बाहर से जो एनर्जी आता है ना, और ऊपर भी ढक्कन लगा हुआ होता है, ठीक है, जो बाहर से जो एनर्जी आता है वो एनर्जी इस दो वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तो भीतर अगर तुम लोग हॉट रखते हो तो हॉट ही रहेगा, अगर भीतर तुम कोल्ड रखते हो तो कोल्ड ही रहेगा वाटर, अगर कोई भी लिक्विड वाटर हो या फिर कोई भी सॉलिड हो, कोई भी लिक्विड हो, ठीक है। एक थर्मोस फ्लास्क में या फिर कुछ इंसुलेटेड वेसल में एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता, ना ही मैटर एक्सचेंज होता है, क्योंकि ढक्कन तो लगा हुआ है, मैटर तो एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये बन गया हम लोगों का आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन में 2 ही एक्सचेंज होता है, ओपन में बोथ एनर्जी एंड मैटर, क्लोज्ड में ओनली एनर्जी नॉट मैटर, एंड आइसोलेटेड में नाइदर एनर्जी नॉर मैटर, ठीक है, ना कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता। ये हो गया टाइप्स ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक होते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन देखो कि प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम व्हिच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम। मतलब एक सिस्टम लिया हुआ है, ठीक है, एक सिस्टम लिया हुआ है, सपोज यहाँ पे तुम लोगों ने पानी ले लिया और तुम्हें पता है कि वहाँ पे 1 लीटर पानी है, ठीक है, तो 1 लीटर क्या बन गया, वॉल्यूम। सो ये जो वॉल्यूम बन गया ना, ये हो गया। और सपोज तुम कुछ प्रोसेस कर रहे हो, सपोज ये वेपराइजेशन कर रहे हो, ओपन सिस्टम है, वेपराइज होने के बाद यहाँ पे बन गया सपोज 0.5 लीटर, आधा बन गया, ठीक है।
तो ये भी उसका वॉल्यूम बन गया, मतलब वॉल्यूम फर्स्ट इनिशियल एंड वॉल्यूम सेकेंड मतलब फाइनल वॉल्यूम बन गया। तो ये जो प्रॉपर्टी हो गया क्या हो गया, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, जो कितना प्रेजेंट है वॉल्यूम। तो देख सकते हो कि एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम। तो मतलब वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, ये सब क्या है, इन सब चीज़ों का प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगा, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है एक सिस्टम में इनिशियली एंड फाइनली, उस पर डिपेंड करेगा उसका प्रॉपर्टी, और उसको भी हम लोग बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो नेक्स्ट में है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगा, ऑपोजिट होगा, विच डू नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। ठीक है, एग्जाम्पल है क्या, सरफेस टेंशन, प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल सपोज वही हम लोग अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक बीकर है, बीकर में वाटर है, बीकर में वाटर है, H2O है, इसमें अगर सपोज 1 लीटर है और मुझे पता है कि यहाँ पे हम लोग इतना टेम्परेचर दे रहा है कि सिर्फ 50 डिग्री सेंटीग्रेड ही टेम्परेचर दे रहा है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे रहा है, तो 1 लीटर में भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड ही देखोगे। और अगर सपोज तुम यहाँ पे 2 लीटर ले लिया, तुमने अगर यहाँ पे 2 लीटर ले लिया और यहाँ पे इतना ही हीट दिया कि 50 डिग्री तक ही जा सकता है, तो वो 50 डिग्री तक ही जाएगा। ठीक है, मतलब 2 लीटर में भी 50 डिग्री रहेगा, 1 लीटर में भी 50 डिग्री रहेगा। सो फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर इस किस पे डिपेंड नहीं करेगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ डिपेंड करेगा कितना हीट तुम दे रहे हो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जितना भी हो, हीट अगर तुम दे रहे हो तो वो उतना तक ही हीट हो जाएगा, उतना तक ही उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या बन गया, टेम्परेचर बन गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट में जाएंगे। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हम लोगों का थर्मोडाइनेमिक प्रोसेसेस। जो थर्मोडाइनेमिक जो भी चीज़ें होंगे ना, वो कुछ प्रोसेसेस, मतलब थर्मोडाइनेमिक का कुछ भी अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होगा जो थर्मोडाइनेमिक से रिलेटेड होगा, तो उसमें कुछ प्रोसेसेस होगा। ठीक है, तो वो प्रोसेस कितने टाइप्स का है, वो प्रोसेस है 7 टाइप्स का। 7 टाइप्स में फर्स्ट क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। व्हेन अ प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सच ए मैनर दैट द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये हमें याद रखना है, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर विल रिमेन कॉन्स्टेंट। मतलब एक तुम अगर एक दे रहे हो, सपोज एक हीट दे रहे हो एक बीकर में, ठीक है, एक बीकर में कुछ भी लिक्विड है, उसको हीट दे रहे हो, तो उसका टेम्परेचर तुम कांस्टेंट रख रहे हो। मतलब एक टेम्परेचर तक तुमने पहले हीट दे दिया, सपोज तुम 30 डिग्री तक तुम लोगों ने हीट कर लिया, फिर उसमें कुछ भी मतलब केमिकल्स मिला रहे हो और टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली 30 डिग्री ही दे रहे हो, मतलब उस प्रोसेस का टेम्परेचर सिर्फ कॉन्स्टेंटली 30 डिग्री ही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब डेल टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, 0। देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर, डेल टी विल बी 0, दैट इज डेल टी विल बी 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इससे ही रिलेटेड है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, सेम एक केमिकल रिएक्शन जहां पे तुम लोगों ने अगर कांस्टेंट एक प्रेशर मेंटेन करते हो, इसको ढक के एक प्रेशर दे रहे हो, सपोज कुछ भी हो 1 atm प्रेशर दे रहे हो, ठीक है, और ये कॉन्स्टेंटली मेंटेन हो रहा है, और कुछ भी तुम लोग उसमें मिला रहे हो, कोई भी कुछ चीज कर रहे हो, कुछ भी केमिकल प्रोसेस कर रहे हो, लेकिन टेम्परेचर विल रिमेन प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट, देन इट इज कॉल्ड एज ए आइसोबैरिक प्रोसेस, दैट इज चेंज इन प्रेशर डेल पी विल बी 0। ठीक है, del P will be 0, that will be known as isobaric process, pressure will remain constant। and same related क्या है, related है isochloric process, जिसमें क्या होगा, volume will remain constant throughout the process। ठीक है, जितना amount of liquid suppose है, liquid है, gas है, solid है, जितना amount of है, suppose 1 mole of liquid है, तो 1 mole ही रहेगा। ठीक है, volume रहेगा। अगर suppose 1 mole छोड़ो, 1 लीटर पकड़ लो, 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, उसमें उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, डेल वी विल बी 0। ठीक है, डेल वी विल बी 0। नेक्स्ट क्या है, तो ये हो गया आइसोथर्मल, आइसोबैरिक एंड आइसोक्लोरिक। ठीक है, टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट एंड वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक इज सच अ प्रोसेस जो आइसोलेटेड सिस्टम की तरह है। क्या है, व्हेन अ प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सच ए मैनर दैट नो हीट कैन फ्लो फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग और वाइस वर्सा। मतलब एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम लोग पूरा मतलब एक ऐसे चेम्बर में कर रहे हैं, इसको कुछ भी रिएक्शन दे रहे हो, हीट कर रहे हो, कुछ भी रिएक्शन दे रहे हो, या ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे ना एनर्जी उसके अंदर जा सकता है,
ना एनर्जी उसके बाहर आ सकता है, ना एनर्जी उसके बाहर आ सकता है। मतलब वो एक ऐसे एनवायरनमेंट पे होगा, एक आइडियल इनर्ट एनवायरनमेंट में होगा। नो हीट कैन फ्लो फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग और वाइस वर्सा। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज एडियाबेटिक प्रोसेस। यहाँ पे डेल क्यू मतलब क्यू का वैल्यू होगा 0, डेल क्यू नहीं, क्यू का वैल्यू होगा, सॉरी, क्यू का वैल्यू होगा 0. This type of process known as adiabatic process. No exchange of heat between the system and the surroundings. ये हो गया adiabatic process. नेक्स्ट क्या है? साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस मतलब एक ऐसा मतलब प्रोसेस जहाँ पे अगर तुम बहुत सारा रिएक्शन करते जाओगे ना, तो if a result is series of changes of system return to its original state, then it is called cyclic process. मतलब सपोज तुमने पहले एक केमिकल लिया, सपोज उस केमिकल का नाम है AB, उसमें एक रिएक्शन कर लिया, उसमें क्या हो गया, A प्लस बी सेपरेट हो गया, फिर क्या हो गया, उसमें A प्लस सी आ गया, मतलब B को एक्सचेंज कर लिया C ने, फिर गया, फिर B दे दिया तो A प्लस बी आ गया, तो फिर से क्या बन गया, AB बन गया। मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस है, जहाँ से शुरू होता है, घूम फिर के वहीं पे अगर कोई रिएक्शन खत्म होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। बहुत सारे एग्जाम्पल तुम लोग को बाद में मिल जाएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की कोशिश करो। अगर मैंने बाद में अगर चैप्टर में कहीं पे बोल दिया कि दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस, तो तुम्हें समझना होगा कि अच्छा जिस स्टेट में से शुरू होता है उसी स्टेट में रिटर्न हो गया। अगर मैंने बोल दिया कि इट्स आइसोथर्मल प्रोसेस, तो तुमको पता करना होगा कि डेल टी का वैल्यू होगा 0। ये सब समझने के लिए है। और सिर्फ अगर बोर्ड्स में 2-3 अगर क्वेश्चंस आ भी जाता है तो वो डेफिनेशंस का आएगा, कुछ हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएगा। जो डेफिनेशंस का आएगा वो तो तुम्हें दिख ही रहा होगा, तुम लोग नोट्स बना ही रहे होगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, अच्छा तुम लोगों ने शायद बचपन में ये सीखा होगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। अगर कुछ एक चीज़ को हम लोग अगर रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है, अगर कुछ चीज़ को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, मेरे सामने एक बॉटल है ना, तो उससे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर मैंने पहले बॉटल के पानी को किसी ग्लास में भर दिया और फिर उस ग्लास के पानी को फिर से बॉटल में भर दिया, तो ये क्या एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो तुम लोग, अगर तुम लोग बच्चे होते, क्लास 5-6 में होते, तो तुम लोग बोलते हाँ हाँ सर जी ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि जो इनिशियली था वही फाइनली वापस आ गया, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री में वो रिवर्सिबल प्रोसेस गलत है। रिवर्सिबल प्रोसेस का डेफिनेशन ही अलग है, जो तुम्हें अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस का डेफिनेशन क्या होता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का डेफिनेशन क्या है? ए प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इनफाइनाइटली स्लोली, ठीक है। इनफाइनाइटली स्लोली मतलब का, इस चीज़ का मतलब समझने की कोशिश करो। इसका मतलब है इतना स्लो है, इतना स्लो है, उसको हम लोग मेजर ही नहीं कर सकते कि कितना स्लो है। इनफाइनाइटली स्लो है, इतना स्लो है मतलब इन्फिनिटी तक स्लो है, ठीक है। तो इतना स्लो जो रिएक्शन प्रोसेस होगा वो क्या होगा, जो जिस स्टेट में रहेगा वो उसी स्टेट में ही रहेगा। मतलब सपोज तुम लोगों ने ए बी से शुरू किया और तुम्हें सपोज जाना है ए टू सी तक, ए सी तक जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, सपोज इसको तोड़ना पड़ेगा, ए प्लस बी बनाना पड़ेगा, फिर ए प्लस सी मतलब बी को चेंज करना पड़ेगा, तुम यहाँ तक आओगे ना, तो ये ए बी से ए प्लस बी तक ही जा नहीं सकता, क्योंकि इतना छोटा स्टेप्स लेगा कि इतना टाइम लगेगा कि मतलब अर्थ ही नहीं रहेगा, सपोज अर्थ ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इतना टाइम लगेगा उस एक प्रोसेस को होने में। रिवर्सिबल प्रोसेस इसको बोलते हैं कि इट टेक्स इनफाइनाइट स्लो टाइम, मतलब इनफाइनाइटली स्लोली वो प्रोसीड करता है और वो एक ऑलमोस्ट सेम स्टेट में रहता है। कोई ना तोड़ रहा है उसको, ना कोई आके सब्सटीट्यूट कर रहा है उस केमिकल में, ना उसमें हीट जा रहा है, ना कुछ भी जा रहा है, वो इनफाइनाइटली स्लो है और उसको कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, ठीक है। ए रिवर्सिबल प्रोसेस कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस, क्योंकि हम लोग अगर एक रिवर्सिबल प्रोसेस अगर डिस्कवर भी कर ले तो हम लोगों को पता नहीं ना कि वो रिवर्सिबल होगा कि नहीं। शायद वो रिवर्सिबल ना हो, शायद वो इरिवर्सिबल हो। मतलब समझने की कोशिश करो। सपोज मैंने एक कुछ केमिकल रिएक्शन बना दिया, ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन बना दिया, सपोज वो उसको लगता है 10 मिनट, तो तुमको तो पता है कि हाँ हाँ ये तो रिवर्सिबल नहीं है, ये तो इरिवर्सिबल है, क्योंकि ये तो एक फाइनाइट टाइम में खत्म हो गया। एक रिवर्सिबल प्रोसेस को मैंने क्या बोला कि ये इनफाइनाइटली स्लो है, तो इसको खत्म होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। तो अगर 10 मिनट में एक रिएक्शन खत्म हो रहा है तो उसका मतलब तो ये इरिवर्सिबल है, मतलब रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने सिर्फ एक और एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, एक और रिएक्शन डिजाइन किया जिसको खत्म होने में सपोज 1 साल लग गया, फिर भी ये रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि एक फाइनाइट टाइम है ना, 1 साल इज ए फाइनाइट टाइम।
एक ऐसा रिएक्शन बना दिया जिसको खत्म होने में सपोज 100 साल लगते हैं, ठीक है। तो मैं, मेरे स्टूडेंट्स और उसके भी स्टूडेंट्स ने अगर वो चेक करते रहते हैं तो 100 ईयर्स में खत्म हो गया। 100 ईयर्स खत्म होना मतलब एक फाइनाइट टाइम। तुम तो बोल सकते हो ना कि 100 ईयर्स में खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं बोलोगे कि इनफाइनाइट टाइम लगा इसको खत्म होने में। तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस कैन नॉट बी रियलाइज इन प्रैक्टिस। सपोज तुमने डिजाइन कर भी दिया तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि अगर वो खत्म हो ही गया तो मतलब एक इनफाइनाइट, मे बी इट विल बी लार्ज टाइम, बहुत लंबा लग सकता है, लेकिन एक फाइनाइट टाइम में तो खत्म होगा ना, ठीक है। तो ऐसा रिवर्सिबल प्रोसेस प्रैक्टिस में नहीं होगा, क्योंकि उसको खत्म होने के लिए धरती भी तब तक नहीं रहेगा, तुम भी नहीं रहोगे, कोई भी नहीं रहेगा, तुम्हारा स्टूडेंट्स पे उसका स्टूडेंट्स भी नहीं रहेगा कि चेक करेगा कि वो खत्म होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस। एंड उसका ऑपोजिट ही है इरिवर्सिबल प्रोसेस, द मोस्ट केमिकल रिएक्शंस। क्या होता है? ए प्रोसेस विच ऑकर्स सडनली, स्पॉन्टेनियसली और इन ए कांस्टेंट मैनर इज कॉल्ड एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो मोस्ट केमिकल रिएक्शंस होता है वो क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जो कुछ भी केमिकल रिएक्शन पकड़ लो वो क्या होता है? इरिवर्सिबल ही होता है। तो अभी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का डिफरेंस समझ में आ गया। वो क्लास 6, 7, 8 वाला कॉन्सेप्ट लेके मत चलो। अभी केमिस्ट्री में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, उसमें इनफाइनाइट टाइम लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो फिर से उस स्टेट में आ जाएगा। अगर फिर से उस स्टेट में आ जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब इनफाइनाइटली स्लोली चलता है और इनफाइनाइट टाइम लगेगा उसको कंप्लीट होने में। और इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब मोस्ट ऑफ आवर प्रोसेस आर इरिवर्सिबल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट होगा फंक्शन। क्या होता है? पहला वाला स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या है? If the change of a system depends on the initial and final stage only, but not on the path of transformation. मतलब अगर सपोज एक फंक्शन है जिसमें क्या होता है, सपोज इस ए बी से ए टू सी, मतलब ए प्लस ए सी बनाने में क्या क्या लग जाएगा? सपोज ए प्लस बी लगेगा, फिर वहाँ से ए प्लस सी होगा, फिर इट विल बी ए सी, ठीक है। अगर ऐसा कुछ प्रॉपर्टी है, ऐसा कुछ फंक्शन है जो सिर्फ इन दोनों पॉइंट तक ही हम लोग देखेंगे, सिर्फ ए बी से ए सी बना, ओ अच्छा ए बी से क्या बना? ए सी बना, सिर्फ इसको हम लोग अगर जज करेंगे तो क्या होगा? उसको हम लोग बोलेंगे स्टेट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम, पहले भी हम लोगों ने बताया था ना, वॉल्यूम में क्या होता है? हम लोग इनिशियली वॉल्यूम को नापते हैं कि हाँ चलो 1 लीटर है, तो फिर 2-3 रिएक्शन करने के बाद क्या हो गया? उसका वॉल्यूम क्या हो गया? 2 लीटर बन गया। तो हम लोगों ने क्या देखा? सिर्फ 1 लीटर से 2 लीटर बन गया, ऐसा तो नहीं देखा 1 लीटर से पहले क्या 1.1 बना। अगर 1.1 भी बना, सपोज इसको ऐसे देख के चलो, अगर मैंने देखा कि 1 से 2 लीटर बन गया, अगर 1 से हम लोगों ने, तुम क्या सोचते हो 1 से तो अगर पहले 1.2 बनेगा, 1.4 बनेगा, ऐसा बनेगा, फिर भी तो क्या देख रहे हो ना, तुम इन दोनों के गैप पे कोई देख रहे हो, 1 और 1.2 का ही गैप देख रहे हो, ठीक है। 1 और 1.2 का ही गैप देख रहे हो, जहाँ पे ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया। तो क्या हो रहा है कि इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं देखते कि 1 से कैसे 1.2 तक बना। तुम लोग ऐसा मत सोचो कि 1 से पहले 1.1 बना होगा, फिर 1.2 बना होगा, फिर वही स्टेज डिपेंडेंट आ जाएगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि स्टेज डिपेंडेंट है, तो स्टेज डिपेंडेंट अगर है तो वो स्टेट फंक्शन है, ठीक है। स्टेट डिपेंडेंट अगर है तो वो स्टेट फंक्शन हो गया। लेकिन अगर हम लोगों को, वो तो बाद में तुम लोगों को पता चलेगा, उसका अलग डिफिनेशन है। तो फिर अभी इसको ही समझने की कोशिश करो कि हम लोग इसमें स्टेट फंक्शन में ये नहीं देखते कि 1 से कैसे 1.2 तक बना। पता है कि 1.1 बनेगा, फिर 1.2 बनेगा, तो वो स्टेजेस ही है। स्टेजेस अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो स्टेट फंक्शन होगा, ठीक है। अगर हम लोग फाइनल और इनिशियल स्टेट्स ही अगर देख रहे हैं तो वो तो स्टेट फंक्शन बन गया। एंड जो पाथ होगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन का पाथ होगा, अगर उसको हम लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं ऐसे चीज़ों में, जैसे वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, इनिशियल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब तुम्हें पता चलेगा, ठीक है, बाद में। तो इसमें ये इनिशियल एनर्जी नहीं होगा, ये इंटरनल एनर्जी होगा, इसको काट लो, इंटरनल एनर्जी होगा, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सब का डेफिनेशन भी मिल जाएगा, तुमको समझ में आ जाए कि ये सिर्फ हम लोग मेजर करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ द फंक्शन, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ द रिएक्शन। हम लोग द स्टेजेस ऑफ द रिएक्शन, द पाथ ऑफ द रिएक्शन टू, हम लोग उसको नहीं देखते, ठीक है। तो वॉल्यूम, प्रेशर, इनिशियल इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, टेम्परेचर, इवन टेम्परेचर इज ऑल्सो ए स्टेट फंक्शन। हम लोग देखते हैं पहले कितना कोल्ड है, कितना हॉट है, फिर अगर रिएक्शन कैरी आउट करेंगे फिर देखेंगे कि कितना हॉट है, कितना कोल्ड है, ठीक है। यही होता है स्टेट फंक्शन, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेज एंड नॉट ऑन द पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है।
नेक्स्ट क्या हो गया, पाथ फंक्शन। इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इफ द चेंज ऑफ ए सिस्टम डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव, ठीक है, इफ इट डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव इट इज नोन एज पाथ फंक्शन। मतलब उसको कैसे चेंज हो रहा है, वर्क, इसका एग्जांपल है हीट एंड वर्क, तो हीट एंड वर्क इज द ओनली पाथ फंक्शंस, ठीक है। तो हीट और वर्क कैसे दिखते हैं हम लोग, कि ये कैसे हीट हो रहा है, ठीक है। हीट एंड टेम्परेचर है वो वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में तुमको समझ में आ जाएगा। टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हीट, ठीक है। टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, इस सबको तुम लोग हीट से कोरिलेट, मतलब हीट से कोरिलेशन है लेकिन हीट मत समझो, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू हीट बट इट इज नॉट हीट, इट इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट ऑफ हाउ कोल्ड और हॉट समथिंग इज, ठीक है। हीट अलग ही चीज़ है, ठीक है। हीट एक पाथ फंक्शन होगा, वर्क एक पाथ फंक्शन होगा। इन दोनों चीज़ में कैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वर्क इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, वो कैसे हो रहा है। हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर टू मैकेनिकल एनर्जी एंड वर्क विल बी डन। सपोज ये जो वर्क डन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो डिपेंड करेगा किस पाथ से हो रहा है। तो जो अगर वो डिपेंड करता है किस पाथ से हो रहा है तो वो बन जाएगा पाथ फंक्शन। बाकी हीट और वर्क को छोड़ के बाकी सब कुछ क्या हो जाएगा, इट विल बी ए स्टेट फंक्शन, जहाँ पे हम लोग सिर्फ मैथमेटिकली यही देखते हैं कि कितना है, इनिशियली कितना है और फाइनली कितना है। पाथ फंक्शन में हम लोग क्या देखते हैं, कैसे हुआ, ठीक है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, दैट इज स्टेट फंक्शन एंड दैट इज पाथ फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या डेफिनेशन है, नेक्स्ट डेफिनेशन है इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी यहाँ पे बहुत, यहाँ से तुम लोगों का मतलब थर्मोडाइनमिक शुरू हो जाता है। यहाँ तक पाथ फंक्शन इंटरनल वो स्टेट फंक्शन तक जितना भी था, फंक्शन स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन जो था वो था सिर्फ डेफिनेशंस, जो हम लोगों को बाद में इन सब चीज़ों का जब भी मतलब मेंशन होगा तब हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए हम लोगों ने डेफिनेशन लिखा दिया, इसलिए हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेंगे, इसलिए हम लोग इसको समझ लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी से तुम लोगों का ये जो थर्मोडाइनमिक्स का चैप्टर है यहाँ से शुरू होता है। क्या है, इंटरनल एनर्जी। फर्स्ट है ये इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या है, फॉर एवरी सिस्टम देयर इज अ क्वांटिटी ऑफ एनर्जी विद इन इटसेल्फ व्हिच इज कॉल्ड इज इंटरनल एनर्जी। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड अ स्टेट फंक्शन, ऑब्वियसली इट्स अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। मतलब हम लोगों ने तब भी देखा था इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी मतलब क्या है, सपोज एक तुम लोगों ने एक बीकर में कुछ भी ले लिया, सपोज कुछ भी ले लिया, एक केमिकल ले लिया, सपोज ZnSO4 सोल्यूशन, तो उसमें कुछ तो एनर्जी रहेगा इसमें। इनिशियली तुमने ना हीट दिया है, ना कुछ मिक्स किया है, ना कुछ किया है, सिर्फ इसको बीकर में ले लिया, ठीक है। तो तब भी उसमें एक एनर्जी रहेगा, उसको ही हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंड इट इज डिनोटेड बाय Q, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय Q एंड इज कॉल्ड इज इंटरनल एनर्जी। जब कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ उसका ही एक इनिशियली एनर्जी रहेगा खुद ब खुद अपने आप, उसको ही हम लोग बोलेंगे इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इसको इसका बहुत चीज़ें हम लोग देखेंगे, इवन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास से पूरा इसके ऊपर ही फोकस करेंगे। एंड इट विल ऑल्सो फोकस ऑन एंथैल्पी, ठीक है। एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सम ऑफ PV एनर्जी मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम एनर्जी इन इंटरनल एनर्जी इज कॉल्ड एंथैल्पी। मतलब क्या होता है, प्रेशर और वॉल्यूम को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एनर्जी। अगर हम इस PV एनर्जी को ले लेंगे और उसमें हम लोग सपोज इंटरनल एनर्जी को, मतलब इंटरनल एनर्जी भी एक एनर्जी है, U इज ऑल्सो एन एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो इनिशियली रहता है विदाउट एनी चेंजेस, विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, विदाउट एनी सोर्स ऑफ हीट और एनीथिंग, विदाउट एनी सोर्स ऑफ एनर्जी, जो उसके ऊपर एक इनिशियली रहता है, उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा। और अगर हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम भी ले लिया उस चीज़ का, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, दैट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अगर हम लोग इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो क्या हम लोग को मिलता है H, विच इज ऑल्सो एन एनर्जी, एंड H इज ऑल्सो नोन एज एंथैल्पी, ठीक है। H इज ऑल्सो नोन एज एंथैल्पी। यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो 10 H इज इक्वल टू U प्लस PV, ठीक है। H इज इक्वल टू U प्लस PV, इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज एंथैल्पी, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फर्स्टली हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स देखेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, ये इसको कोरिलेट करने के लिए हम लोगों को पहले जानना होता है यू, पहले हम लोगों को जानना होता है वर्क डन क्या होता है, स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन, ठीक है, एज जानना होता है, ठीक है। ये सबको अगर हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में अभी जो हम लोगों ने पढ़ लिया, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ को जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। फिर तुम लोगों ने शायद छोटे क्लास में पढ़ा भी होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। फिर हम लोग बाकी चीज़ों में जाएंगे जैसे कि हीट कैपेसिटी वगैरह, वो सब अगर टाइम होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे या फिर नेक्स्ट के नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो हम लोगों को ये सब डेफिनेशंस जो आज मैंने पढ़ाया है ना, जो इस क्लास में हम लोगों ने पढ़ाया, थोड़ा फास्ट पढ़ाया, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करके पढ़ाया, क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ तुम लोगों को टर्म्स याद रखना है, और याद रखना है कि वो टर्म्स जो है वो किस चीज़ को बोल रहे हैं, किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड वही उस टर्म्स में हम लोग सीखते हैं। एंड दैट इज़ वाई दिस क्लास इज अ लिटिल बिट शॉर्टर, और हम लोगों ने बहुत फास्ट भी किया, क्योंकि हम लोगों को जानना होगा कि नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे प्रिपेयर किया। थर्मोडायनेमिक्स अभी से शुरू नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास से प्रॉपरली शुरू होगा। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ प्रिपरेशन लिया है, ठीक है। तो चलो, ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी के लिए थैंक यू। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों ने आज का लेक्चर समझा होगा। अगर समझ लिया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल में। और अगर समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट करो, ठीक है, नीचे कमेंट करो कि समझ में नहीं आया, क्या क्या समझ में नहीं आया, कमेंट करो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब मैं प्रिपेयर करूँ तो वो सब एक बार और भी समझा दे सकता हूँ। और ये सब जो चीज़ें आज हम लोगों ने देखा, वो क्या होता है एग्जाम में डेफिनेशन के फॉर्म में आता है, तो लिख लो। अगर नहीं लिखा है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम है @classvista केमिस्ट्री, ठीक है। क्लास विस्टा केमिस्ट्री में तुम लोग ज्वाइन कर लो। वहाँ पे तुम लोगों को यही लेक्चर नोट्स मिल जाएगा, और इससे भी ज़्यादा लेक्चर नोट्स मिल सकता है, इवन टेस्ट भी मिल सकता है। तुम लोगों को अगर मॉक टेस्ट भी देना होगा रिलेटेड टू वो जो भी चैप्टर्स हम लोग कर रहे ऑलरेडी हो चुका है, अगर तुम लोगों को चाहिए होगा, सिर्फ एक कॉमेंट कर दो, मैं वो मॉक टेस्ट का भी दे दूंगा। और मैं तुम्हारे कॉमेंट के अलावा भी मैं देता रहता हूँ, ठीक है। तो वो जो चैनल है वो ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और अभी भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ही ज्वाइन करना। पहले ये सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लो, फिर उसके बाद टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कर लो, लेक्चर नोट्स डाउनलोड करो, लिख लो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हम लोग पूरा थर्मोडायनेमिक्स में घुस जाएंगे और और भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ये लेक्चर थोड़ा छोटा है क्योंकि ये प्रिपरेशन वाला है, जैसे कि मैंने बताया। तो फिर भी ये सब लिख लो, क्योंकि इधर से डेफिनेशंस का क्वेश्चन आएगा, और अगर नहीं आता तो मेन जो चैप्टर्स है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो अभी के लिए बाय, अच्छे से पढ़ो, एंड आई सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।